ठीक है, ठीक है। तो देखिए भाई, अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियों का टॉपिक चल रहा था आपका एसिम्पोटेंट्स का कॉन्सेप्ट था भाई, जिसमें हम अक्षों के समांतर पैरेलल टू एक्सिस, दूसरा हमने आपको सिखाया था अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी, दूसरा सिखाया था तिर्यक अनंत स्पर्शी ऑब्लिक वाली। अब थर्ड हम सिखा रहे हैं ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शियां, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई, तो हेडिंग डालेंगे ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शियां। क्या बात कौन कर रहा है भाई, ये बात नहीं करेंगे भाई। ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शियां, ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शियां, हेडिंग डालेंगे आप एसिम्पोटेंट्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शियां, ये वाला आप हेडिंग डालेंगे। तो देखिए ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शियों में सबसे पहली है, दो प्रकार की होंगी ये भी, एक तो सरल रेखीय, कौन सी होगी फर्स्ट टाइप, सरल रेखीय, यानी कि सरल रेखीय को कहोगे आप, एक तो आपकी सरल रेखीय और एक वृत्तीय है यानी रेक्टिलिनियर, और दूसरे टाइप की होगी यहां पर वृत्तीय, वृत्तीय अनंत स्पर्शी। यहां पर ध्रुवीय में दो प्रकार की पढ़ोगे, एक तो सरल रेखीय पढ़ोगे और दूसरी आप पढ़ोगे कौन सी, वृत्तीय अनंत स्पर्शी यानी सर्कुलर एसिम्पोटेंट्स, सर्कुलर। सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स की अनंत स्पर्शियां पढ़ रहे हो आप, हेडिंग डालेंगे एसिम्पोटेंट्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एसिम्पोटेंट्स पढ़ रहे हो कौन से कोऑर्डिनेट्स के अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है भाई, इसमें भी आप दो प्रकार की पढ़ रहे हो, एक तो सरल रेखीय यानी कि रेक्टिलिनियर, और एक वृत्तीय यानी कि सर्कुलर, दो प्रकार की आप यहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम सरल रेखीय अनंत स्पर्शी, ये कैसे निकाली जाएगी पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और पोलर कोऑर्डिनेट्स का मीन होता है कि आपका जो वक्र है वो आर और थीटा की टर्म्स में होगा। आपका जो वक्र का समीकरण है या इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो फॉर्म होगी आर और थीटा की। कौन सी फॉर्म होगी, आर और थीटा की। तो यदि वक्र का समीकरण आपका इस रूप में दे रखा है, यदि वक्र का समीकरण, यदि वक्र का समीकरण 1/r बराबर एफ थीटा के रूप में है, इस रूप में दे रखा है, वो तो एक्स और वाई के पदों में मिलता है, ये किसके पदों में मिलेगा, 1/r बराबर एफ थीटा के रूप में। अगर नहीं है तो इस रूप में बना लेना, आर को उल्टा करना है यानी 1 को आर के नीचे लिखना है, सॉरी आर को 1 के नीचे लिखना है और बराबर में क्या करना है आपको, एफ थीटा। तो 1/r बराबर एफ थीटा की फॉर्म में है। तब हम क्या करेंगे, तब या तथा एफ थीटा का मान 0 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। एफ थीटा बराबर 0 का एक मूल थीटा बराबर अल्फा है। इसका जो एक मूल है वो कितना है बोलो, थीटा बराबर अल्फा है। मैंने क्या कहा, आपकी वक्र की इक्वेशन इस फॉर्म में होगी 1/r बराबर एफ थीटा, और एफ थीटा बराबर 0 का हमने एक मूल्य निकाला।
और वो क्या निकला, थीटा का मान सपोज दैट क्या निकला है, अल्फा है। तब सरल रेखीय अनंत स्पर्शी, सरल रेखीय अनंत स्पर्शी आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा। ठीक है भाई, बराबर 1/f डैश अल्फा होगी। आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा होगी। बोलो कोई समस्या? तब इसकी जो अनंत स्पर्शी आएगी वो कितनी आएगी, बोलो, आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा। एफ डैश अल्फा का मतलब होगा डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव हो गया। बोलो कोई समस्या? हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने क्या कहा, आप निकाल रहे हो सरल रेखीय अनंत स्पर्शी, पहले हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। आपकी वक्र की इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी, 1/r इक्वल्स टू एफ थीटा, इस फॉर्म में होगी, ये वाली जो फॉर्म दिखाई दे रही है। अब हम एफ थीटा का मान 0 के बराबर करेंगे, करने के बाद यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, किसके पदों में, अल्फा के पदों में आया या अल्फा का मान आया। फिर सरल रेखीय अनंत स्पर्शी सीधे याद रखोगे आप कितनी होती है, आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा। आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा। आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा। आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा। 1/r बराबर एफ थीटा का फॉर्म है, तो यहाँ से थीटा बराबर आप 0 एफ थीटा बराबर 0 रखेंगे, थीटा बराबर अल्फा आता है, अल्फा का मान यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो अनंत स्पर्शी आएगी सरल रेखीय आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा। आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं आपकी बुक का, तो लिखिए, ये तो लिख लिया होगा सभी ने, याद हो गया होगा। ठीक है भाई, बढ़े आगे। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे एक, लिखो तो लिखो जल्दी, पूछ तो रहा था मैं, लिख लिया क्या? सीधा याद रखो, आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर एफ डैश अल्फा, ये होती है सरल रेखीय अनंत स्पर्शी। अल्फा का मान क्या कैसे निकलेगा, एफ थीटा बराबर 0 से, एफ थीटा बराबर 0 से किसकी वैल्यू निकलेगी, अल्फा की वैल्यू। और वक्र का समीकरण किस फॉर्म में होगा, 1/r बराबर एफ थीटा, 1/r बराबर एफ थीटा, 1/r बराबर एफ थीटा। एफ थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान अल्फा, फिर उसके बाद हम सीधा क्या निकालेंगे, अनंत स्पर्शी आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा। ठीक है भाई, ये होगी हमारे पास सरल रेखीय अनंत स्पर्शी, और ऐसे निकलती है वृत्तीय अनंत स्पर्शी। कौन सी निकलती है, वृत्तीय अनंत स्पर्शी। तो देखिए, तो एग्जाम्पल लिखेंगे आप अपनी बुक का, और एग्जाम्पल दे रखा है आर थीटा इक्वल्स टू ए की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। सरल रेखीय अनंत स्पर्शी या जो भी देगा एग्जामिनर, इसकी अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। फाइंड द एसिम्पोटेंट्स ऑफ द कर्व आर थीटा इक्वल्स टू ए। फाइंड द एसिम्पोटेंट्स ऑफ द कर्व आर थीटा इक्वल्स टू ए। क्या आप निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले इसे उस फॉर्म में रीअरेंज करो जो पहले दे रखी थी, 1/r बराबर एफ थीटा बनाओ। क्या बनाना है आपको, 1/r बराबर एफ थीटा। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे वक्र का समीकरण। हाँ जी, सॉल्यूशन जो है वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण, इक्वेशन ऑफ कर्व इज, हाँ जी, तो देखो आर को नीचे ले जाओ तो ये थीटा अपॉन ए हो जाएगा। थीटा अपॉन ए बराबर कितना हो गया, 1/r। ठीक है, आर को इसकी साइड भेज दिया, ए को इसके नीचे भेज दिया। ठीक है भाई, 1/r बराबर एफ थीटा हो गया।
तो ये जो राइट हैंड साइड में इसको क्या मानेंगे आप, एफ थीटा। क्या मानना पड़ेगा आप इसको, एफ थीटा मान लिया। अब ये इस रूप में आपका समीकरण दे दिया, जहाँ एफ थीटा बराबर कितना है बोलो, एफ थीटा का मान कितना है, थीटा अपॉन ए, थीटा अपॉन ए, और एफ थीटा का मान क्या करेंगे, जीरो। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया बोलो, जीरो। और जो थीटा का मान जीरो आया है उसे ही हम अल्फा कहेंगे, उसी आप क्या कहते हो, अल्फा। जो थीटा का मान निकलता है उसी को आप क्या कहते हो, अल्फा। अब यहाँ से अल्फा निकल गया, ये एफ थीटा था, इसको जीरो के बराबर किया, करने के बाद यहाँ से थीटा का मान आया, थीटा को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा। तो देयरफॉर सरल रेखीय अनंत स्पर्शी बोलो क्या होगी, सरल रेखीय अनंत स्पर्शी। योगी आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f अल्फा। अभी मुझे इसका अवकलन और करना है, इसका अवकलन करो भाई। तो एफ थीटा है ये, तथा एफ डैश थीटा निकालो, कितना होगा, एफ डैश थीटा। तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना होगा, एक। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, एक। तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, एक। तो कितना बचा, 1/a। अब यहाँ पे क्या रखना होता है, अल्फा। क्या रिप्लेस करना होता है, अल्फा। तो अल्फा रिप्लेस करो, अल्फा का मान कितना है, जीरो। तो यहाँ से एफ डैश जीरो की वैल्यू बोलो कितनी होगी, यानी अल्फा यानी कि जीरो। जीरो भी रखोगे तो कितना आएगा बोलो, 1/a। अब वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया। अब हमारे पास थीटा का मान है जीरो, अल्फा का मान है जीरो, थीटा माइनस जीरो, और ये आएगा नीचे 1/f डैश जीरो। अल्फा का मान जीरो है और एफ डैश जीरो का मान कितना है, 1/a, तो ऊपर जाएगा। तो कितना बचा, आर साइन थीटा बराबर में ए, ये ऊपर चला जाता है। तो यही हमारे पास सरल रेखीय अनंत स्पर्शी आ जाती है। बोलो कोई समस्या। सबसे पहले तो इस फॉर्म में लिखा, यहाँ से किसका मान निकाला, थीटा का। एफ थीटा में पता ही है, इसका अवकलन कर दिया। जो थीटा का मान आया उसे अल्फा कहेंगे, और इसमें हम अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद फिर हमारे पास अनंत स्पर्शी का फॉर्मूला होता ही है, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, एफ डैश जीरो आर साइन थीटा माइनस अल्फा। तो आर साइन थीटा इक्वल टू ए आपकी अनंत स्पर्शी आ जाती है। लिख लीजिए इसको। आ गया समझ, आसान था, ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए। लिख लिया। सरल रेखीय अनंत स्पर्शी हो गई ना। अब लिखेंगे वृत्तीय अनंत स्पर्शी।
सर्कुलर एसिम्पोटेंट्स। वृत्तीय अनंत स्पर्शी। सर्कुलर एसिम्पोटेंट्स। यदि वक्र का समीकरण r बराबर एफ थीटा है। वक्र का समीकरण क्या दे रखा है बोलो, r बराबर एफ थीटा। अभी इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में भी r के पदों में ही था, उसे r बराबर एफ थीटा के पदों में भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमने 1/r बराबर एफ थीटा के पदों में उसे लिखा। यदि वक्र का समीकरण क्या है, r बराबर एफ थीटा की फॉर्म में है, ठीक है भाई। तथा थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, थीटा किसकी ओर भाग रहा है, इन्फिनिटी की ओर। थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पर, या थीटा टेंस टू इन्फिनिटी एफ थीटा, एफ थीटा पे लिमिट लगा दी और ये ए आ जाती है, कोई परिमित मान आ गया, फाइनाइट वैल्यू आ गई। अगर हम थीटा पर लिमिट लगा देते हैं थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, और एफ थीटा का मान कितना आ जाता है, ए आ जाता है। कैसा मान, परिमित मान। परिमित मान आ जाता है तब r बराबर ए सीधा लिख दो, जैसे ए का मान आया है ना, तो यही r बराबर ए वृत्तीय अनंत स्पर्शी होगी। क्या हो जाएगी बोलो, वृत्तीय अनंत स्पर्शी होगी। सीधा r बराबर ए वृत्तीय अनंत स्पर्शी है। थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ थीटा का मान ए बन जाना चाहिए। थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ थीटा का मान क्या बन जाना चाहिए, ए बन जाना चाहिए। तो थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ थीटा का मान जैसे ही ए बन जाता है तो वृत्तीय अनंत स्पर्शी आ जाती है आपकी r बराबर ए। क्या जाती है, r बराबर ए। और वहाँ पर हमें एफ थीटा बराबर 0 करके थीटा का मान निकालना पड़ता है, एफ डैश थीटा निकालना पड़ता है, थीटा का मान रखना पड़ता है, और r साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 एफ डैश अल्फा, एफ डैश अल्फा, वो अनंत स्पर्शी आती है। और यहाँ से सीधे r बराबर ए आपकी अनंत स्पर्शी निकल के आ जाती है। तो एक एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। वृत्तीय अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। निम्न वक्रों की वृत्तीय अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। फाइंड द सर्कुलर एसिम्पोटेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। निम्न वक्रों की वृत्तीय अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। अब आपको वृत्तीय अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। कुछ वक्र दे रहे हैं आपको पर्टिकुलर, निम्न वक्रों की वृत्तीय अनंत स्पर्शी। अगर नाम से दे दे जब तो कोई समस्या ही नहीं, अगर नाम नहीं देता है तो या तो वो सरल रेखा निकलेगी या फिर वृत्तीय, फिर आपको पहचाननी पड़ेगी। हो सकता है दोनों भी निकल जाएं किसी एक वक्र की। तो निम्न वक्र की वृत्तीय अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। वृत्तीय, निम्न वक्रों की वृत्तीय अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, अब हम क्वेश्चन है आपका r इक्वस टू ए थीटा प्लस बी अपॉन थीटा प्लस सी, ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है भाई, एक तो इसकी निकाल के बताओ। हाँ, ए आ जाएगी r बराबर ए। एक अगला लिखोगे r बराबर 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस का 1 अपॉन 2 थीटा स्क्वायर प्लस के थीटा और ये प्लस का 1। और भी देंगे एग्जाम्पल, फिर आपसे निकलवाएंगे, पहले दो कर लेते हैं। इनकी वृत्तीय अनंत स्पर्शी आपको ज्ञात करनी है। तो r बराबर एफ थीटा की फॉर्म है,
है या नहीं है? अभी तो वृत्त कह दिया, सरल रेखा भी निकलवा सकता था अगर निकलती तो। अब सबसे पहले जब हम इसकी फॉर्म देख रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट को, तो कौन सी फॉर्म हो गई? आर बराबर एफ थीटा का रूप हो गया। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे आप क्या, थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, वो भी किस पर? एफ थीटा पर। एफ थीटा का मान कितना है बोलो? ए थीटा प्लस का वी अपॉन थीटा प्लस का सी, और लिमिट क्या लगा दी आपने बोलो? थीटा टेंस टू इन्फिनिटी। अगर अंश और हर दोनों में घात समान हो तो उनके गुणांक को लिख दिया जाता है सीधे, क्योंकि यहाँ से ऊपर से थीटा कॉमन आएगा, नीचे से थीटा कॉमन आएगा, थीटा से थीटा कैंसिल। अब यहाँ ए बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ए बाई 1 यही बचता है, और बी अपॉन थीटा सी अपॉन थीटा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाता है। ठीक है भाई, तो एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, नहीं। एक चीज़ याद रख लो हमेशा, अगर अंश और हर में अगर दोनों गुणांक समान हो, लिमिट 0 लगी हुई है थीटा, तो उसका मान जो गुणांक होते हैं वही आ जाता है। देखो ये तो ए बचता, यहाँ बचता कितना? बी अपॉन थीटा, ये बचता 1, और ये कितना बचता? सी अपॉन थीटा। अब देखो बी अपॉन थीटा, बी अपॉन इन्फिनिटी 0, भाई 1/अनंत 0 होता है, और ये भी c/अनंत, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये बचेगा ए और ये बचेगा 1, तो कितना आ गया? ए आ गया। ए आ गया तो वृत्त अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी बोलो? वृत्तीय अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी बोलो? आर बराबर ए है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, ये भी आर बराबर एफ थीटा है, ये एफ थीटा है, लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है इसमें, ऊपर भी थीटा स्क्वायर नीचे भी थीटा स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3/2, तो आर बराबर 3/2 आ जाएगी सीधे, आर बराबर 3/2। कोई दिक्कत? तो दूसरे को आप कर लो, बराबर इसको मान लिया एफ थीटा, तो लिमिट लगा दीजिए थीटा टेंस टू इन्फिनिटी एफ थीटा पर, तो कितना आ जाएगा बोलो? 3/2। तो वृत्तीय अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी बोलो? वृत्तीय अनंत स्पर्शी, वृत्तीय अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी बोलो? आर बराबर 3/2, आर बराबर 3/2। एग्जाम कौन से, एक तो शायद किस में आया था अनंत स्पर्शी का क्वेश्चन? संस्कृत डिपार्टमेंट में आया है, पोलर वाला। कौन से पेपर में? 101 नंबर का क्वेश्चन, और एक एमएससी एंट्रेंस में आया है शायद, कॉलेज लेक्चरर में और आया एक, मुझे याद है। ये तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये तो उसका गया, वो पढ़ाऊंगा ना, 2D, ये तो 2D का है। ये कौन सा? 121, ये 124 एमएससी एंट्रेंस। वृत्तीय थोड़ी ना दे रखी है 124 में, आर बराबर आता है वो वृत्तीय के लिए। तो 124 एमएससी एंट्रेंस 2012, एक कॉलेज लेक्चरर में और आया ऐसा ही क्वेश्चन, या तो किसी कारणवश टाइप नहीं हो पाया है। होना तो चाहिए था, मुझे याद है एक एक पेपर। सर्कुलर वाला कहाँ निकल रहा है 124 में? आर बराबर ए आता है ना, 1 आर बराबर एफ थीटा की फॉर्म बनेगी, आर साइन थीटा माइनस अल्फा, तो उसी में आता है सरल रेखीय में, और करने ऑप्शन के हिसाब से ही करना, दोनों भी निकल सकती है ना। तो दोनों में एक तो आर बराबर ए वृत्तीय निकल रही है, तो वृत्तीय तो उसने पूछी नहीं, इसका मतलब भाई थीटा अपॉन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ए बचेगा। वो अलग होती है, दूसरी अलग होती है, जब भी तो दो अलग अलग पढ़ाई है, वृत्तीय अलग होती है और सरल रेखीय अलग होती है।
वृत्तीय तो यहाँ की आर बराबर ए आ जाएगी 124वें क्वेश्चन की। अनंत स्पर्शी भी तो दो प्रकार की, एक तो सर्कुलर है जो टेंजेंट टच मतलब वृत्त को टच करती हुई जाएगी, और एक वैसी रहती है दूसरी वाली केस की सरल रेखीय जो एक रेखा में जाएगी। ये है ना, दो प्रकार की हो गई ना। यहाँ ये दो प्रकार के पोलर कोऑर्डिनेट्स में घुमाव भी तो आता है, एक सर्कुलर होती है और एक होती है आपकी यहाँ पर सरल रेखीय, दो प्रकार की है ना। वो तो आप देखो सकल को क्वेश्चन की को, जैसे 124 में क्वेश्चन है, क्या दे रखी है देखो, चारों आंसर देखो कैसे हैं। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वृत्तीय वाली में तो वैसे ही पहचान लोगे, थीटा बटे थीटा एक हो जाएगा। आर बराबर ए ऑप्शन में है कि आर बराबर ए नहीं है ना, तो फिर कौन सी है, सरल रेखीय। और सरल रेखीय आर साइन थीटा माइनस अल्फा की फॉर्म में आती है, चारों ऑप्शन आर साइन थीटा माइनस अल्फा की फॉर्म में दे रखे हैं। तो देखो 124वां क्वेश्चन है 124 एमएससी एंट्रेंस 2012। देखिए क्वेश्चन है आपका आर बराबर ए थीटा अपॉन थीटा माइनस 1, ये अनंत स्पर्शी याद करनी है। अगर वृत्तीय निकालते हैं ना तो वृत्तीय तो सीधी आ जाती है ना, तो अगर वृत्तीय पूछता तो वृत्तीय तो सीधे निकाल देते, आर बराबर ए आ रही है भाई, एफ थीटा होता है, थीटा टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, सीधा आर बराबर क्या आ गया ए, ठीक है, जो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो सरल रेखा निकालो, तो देखिए सरल रेखे के लिए रेक्टिलिनियर अनंत स्पर्शी के लिए हाँ जी, तो इसको उल्टा कर दो, 1/r थीटा माइनस 1 अपॉन ए थीटा, बोलो कोई समस्या, थीटा माइनस 1 अपॉन ए थीटा। इसको कर दिया आपने उल्टा, इसको क्या मान लिया अब आपने एफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो एफ थीटा बराबर क्या करते हो 0, तो इसको 0 के बराबर कर दो, यानी कि थीटा माइनस 1 अपॉन ए थीटा बराबर 0। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया बोलो 1, और थीटा का मान जो 1 आया इसी को हम कहते हैं अल्फ़ा, इसी को क्या कहते हो बोलो आप, अल्फ़ा। यानी थीटा का मान आ गया 1, यानी अल्फ़ा का मान आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, एफ डैश थीटा निकालना पड़ता है, इसका अवकलन कर दो। भाई इसका अवकलन भी तो करना पड़ेगा, अवकलन, हाँ जी, थीटा माइनस 1 अपॉन ए थीटा का अवकलन करो, है ना। चाहे तो अलग से कर लो, ऐसे कर लो भले जैसे एफ थीटा था ना, ये 1 अपॉन ए यही है, ठीक है। अब थीटा का भाग दे दो, कितना बचेगा 1, और ये माइनस के 1 अपॉन थीटा, ये तो बचेगा। अब देखो 1 अपॉन ए का तो हुआ ही नहीं, अब देखो 1 का कितना हो जाएगा अवकलन 0, और माइनस के 1 अपॉन थीटा का माइनस के 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस के 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। अब अल्फा रखना है, तो यहाँ से अब आप निकालेंगे एफ डैश 1 का मान, तो थीटा का मान 1 रख दो तो कितना आ गया 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए। तो वृत्तीय अनंत स्पर्शी क्या, सॉरी, तो देयरफॉर सरल रेखा अनंत स्पर्शी, ये हो जाएगी आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1 अपॉन एफ डैश अल्फा, आर साइन थीटा माइनस अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी है 1, और एफ डैश अल्फा यानी नीचे जाएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सेकंड लगा लेना,
सेकंड इसका आंसर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। बोलो कोई समस्या? तो कुछ भी हो सकती है, वृत्तीय या जो भी है, दोनों भी ऑप्शन में आ सकते थे, ये भी और ये भी है, तो दोनों आपको आंसर देना पड़ता। लिख लिया ना? लिख पाए? कोई समस्या? क्या चाहते हो आप? क्या नाम है आपका? थीटा वाला क्वेश्चन, साइन और कॉस वाला चाहते हो क्या? तो देखो, आर कॉस थीटा बराबर ए साइन थीटा है ना, यही तो कह रहे हो। आर कॉस थीटा बराबर ए साइन थीटा की सरल रेखीय अनंत स्पर्शी ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन है। चलो करा देते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। लिख लिया ना सभी ने? किसी को समस्या हो तो बोल देना। देखो एक क्वेश्चन लिखो, सरल रेखीय अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो। आर साइन थीटा बराबर ए कॉस थीटा की सरल रेखीय अनंत स्पर्शी आप क्या करेंगे? ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो 1/r बराबर एफ थीटा की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखो आर को इधर ले जाओ, 1/r, और साइन थीटा के नीचे आ जाएगा आपके पास कितना? ए कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। वृत्तीय वाली से दोनों अलग अलग आती हैं, सेम थोड़ी ना आती हैं। जब सरल रेखीय पूछा तो सरल रेखीय बताओ, वृत्तीय की अलग आती है। नहीं कहेगा तो मोस्टली आप सरल रेखीय निकालेंगे। वृत्तीय के लिए तो सीधा पता होता है एग्जामिनर को, सीधा आर बराबर ही आता है। थीटा टेंस टू इन्फिनिटी तो लगाना बच्चे को, क्या करना है यहाँ पर? केवल थीटा टेंस टू इन्फिनिटी तो लगाना था आपको। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पे कितना आता है बोलो? कॉस थीटा बटे साइन थीटा का थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पे कितना मान आता है? निकल ही नहीं सकता, अनिर्धारित रूप निकल नहीं सकता, अनिर्धारित रूप। क्योंकि कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो निर्धारित नहीं कर सकते, अनडिटरमाइंड फॉर्म हो गई। तो जब निकल ही नहीं सकता तो वृत्तीय अनंत स्पर्शी की निकलेगी नहीं। तो कौन सी निकलेगी? केवल और केवल सरल रेखीय। और सरल रेखीय के लिए 1/r बराबर एफ थीटा की फॉर्म में इसको रीअरेंज करना होता है। तो ये हो गया अब आपके पास क्या बोलो? एफ थीटा। क्या हो गया? एफ थीटा। हाँ जी, एफ थीटा बराबर 0 कर दीजिए, एफ थीटा बराबर 0। हाँ जी,
तो इसका मान है हमारे पास कितना, साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा बराबर 0। हाँ जी, तो ए कॉस थीटा तो 0 में चला ही जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 0। हाँ जी, थीटा किस किस का मान 0 होता है बोलो साइन में? साइन का ग्राफ देखा है ना आपने, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, यानी कि ये 0 है, ये क्या हो गया, पाई, पाई पे 0 हो गया, फिर 2 पाई पे हो गया, फिर 3 पाई पे हो गया। तो पाई के मल्टीपल पे 0 हो जाता है। किसके मल्टीपल पे 0 हो जाता है? पाई के मल्टीपल पे। तो यहाँ से अब आप इसका मान रख देंगे 0। कोट थीटा कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। तो बोलो कितना आएगा थीटा का मान, बोलो, यानी अल्फा के मान निकाल लो, यहाँ से अल्फा के आ जाएंगे। अल्फा बराबर क्या आ गया, 0। अल्फा का मान क्या आ गया, पाई, 2 पाई माइनस 3 पाई डॉट डॉट डॉट, यानी अल्फा बराबर आ गया n पाई। क्या आ गया बोलो, अल्फा बराबर आ गया n पाई। कोई समस्या? अब देखो एफ थीटा आपको पता ही था, तो देयर फोर यहाँ एफ थीटा बराबर कितना था बोलना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो एफ डैश थीटा निकालना कितना आता है, साइन बटे कॉस, टेन आता है ना, टेन थीटा। हाँ जी, टेन का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हमें करना है 1/a सेक स्क्वायर थीटा, 1/a कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या किसी को? ठीक है भाई, अब ये हो गया हमारे पास कितना, सेक स्क्वायर थीटा। बोलो कोई समस्या? यहाँ तक नहीं है तो सेक स्क्वायर थीटा का मान आ गया, ये एन पाई का मान आ गया। या फिर इसको हम लिख सकते थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी टेन थीटा। टेन थीटा का मान 0 कब होता है, जब ऊपर वाला 0, साइन 0, तो इन सब पे वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है भाई, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर। ठीक है, अब यहाँ से अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, देखो पहले तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ 0 पर। ठीक है, f0 पर वैल्यू निकालो। अल्फा बराबर अगर मैं 0 ले लूँ तो भाई अल्फा की तो मान है, तो f0 का मान बोलो कितना आएगा, cos 0 का मान 1 होता है, तो cos का उल्टा होता है sec, तो sec 0 का मान भी कितना होगा, 1। तो ये आ गया f0 का मान 1/a। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास अल्फा का मान पाई लो, अल्फा बराबर पाई पर। हाँ जी, ये आएगा हमारे पास एफ डैश पाई, एफ डैश पाई यानी कि सेक स्क्वायर पाई, यानी कि कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब कॉस स्क्वायर पाई यानी -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो कितनी आ रही है बोलो, 1/a। कितनी आ रही है, 1/a। ठीक है भाई, अगर मैं एफ डैश 2 पाई पे निकालूं तो, सॉरी पाई पर, 2 पाई पर, अल्फा बराबर 2 पाई पर, किसी पे भी निकाल के देख लो, तो एफ डैश 2 पाई पर भी कितनी आ रही है बोलो, 1/a। यानी कि कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, सेक उसका उल्टा है, तो सब पे a आ रही है, तो यानी कि कोई भी वैल्यू रख रहे हो तो 1/a आ रहा है। तो देयरफॉर अनंत स्पर्शी क्या हो गई, अनंत स्पर्शी हो गई हमारे पास कितनी, r साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा। अब 1/f डैश अल्फा का मान सभी के लिए 1/a आया है, तो ये हो गया r साइन थीटा माइनस अल्फा। अल्फा का मान कितना बोलो, n पाई, और एफ डैश अल्फा का मान 1/a है, तो a ऊपर चला जाता है। तो ये समस्त अनंत स्पर्शी हैं, पाई का मान बदलते चले जाओ, अनंत स्पर्शी बदलती चली जाएगी। ठीक है भाई, क्या नाम है,
ठीक है, आ गया। किसके लिए? नहीं, 10 के लिए ग्राफ ऐसे बनता है, इन्फिनिटी पे भी चला जाता है। हाँ, 10 का मान 0 किस किस पे हो सकता है बताना। और और भाई साइन पाई अपॉन को मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही तो लिखेंगे 10 को आप। जहाँ पे साइन 0 हो जाएगा वहाँ पर 10 0 हो जाएगा। क्या 0? ये लिख लो पहले, इनको इसको लिख लो, मैं बता देता हूँ। इसको लिख लीजिए फिर मैं बता देता हूँ। साथ के साथ पढ़ते रहो, पीछे के लिए मत छोड़ो। हो सकता है 1 डेढ़ महीने के अंदर, ज़्यादा नहीं तो जो भी एग्ज़ाम कौन कौन से होंगे उनका कैलेंडर वगैरह जारी हो सकता है। अच्छा, पेपर तो चाहे 24 में हो चाहे 25 में हो, वो बात की बात है। और जल्दी हो गया तो कौन रेस्पॉन्सिबल रहेगा? आप ही तो रहेंगे। लेट हुआ तो कोई समस्या ही नहीं। ये तो एलटी ग्रेड की आ रही है यूपी में। अभी जैसे राजस्थान में सेकंड ग्रेड होती है तो यूपी में होती है कि एलटी ग्रेड। टीजीटी पीजीटी अलग होती है, एलटी ग्रेड अलग होगी। ये सेकंड ग्रेड, जैसे राजस्थान में सेकंड ग्रेड है गवर्नमेंट, वहाँ पर एलटी ग्रेड होती है गवर्नमेंट। उसमें फर्स्ट पेपर में जीके आएगी, सेकंड मैथ का होगा। तो यूपी की काजी के थोड़ी सी जीके है, यूपी की तो राजस्थान की ये जो कुछ है। आ, वो भी आ रही है, DSSB की भी वैकेंसी आएगी अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो। फिर सुपर टेट और वो भी आएंगी यूपी में, अच्छी पोस्ट देखने को जो मिलेंगी। और अभी आपकी चल रही हैं झारखंड वाले में पीजीटी की, जिनकी एमएससी हो, और उनकी 5 तारीख लास्ट है, और एमपी की 15 तारीख लास्ट है, उनके भी पीजीटी के फॉर्म चल रहे हैं। जैसे राजस्थान में तो पीजीटी यानी फर्स्ट ग्रेड की टोटल पोस्ट निकली थी, अभी हमारा जो ये पिछला वाला पेपर गया है इसमें ज़्यादा पोस्ट थी नहीं, ठीक है। अब इतनी, हाँ, तो उससे ज़्यादा तो झारखंड वाले में निकली हुई हैं, ठीक है। जनरल की 71 के समथिंग पोस्ट हैं। अब 71 के समथिंग पोस्ट काफ़ी हो जाती है, और यहाँ तो टोटली 69 पोस्ट थी, वहाँ जनरल की 71 है, तो टोटल तो 180 190 के समथिंग सीटें हैं। तो कहने ऐसी एमपी में भी अच्छी निकली हुई हैं। अभी फिर इसके बाद कुछ समय बाद बम्पर वैकेंसी बिहार में देखने को मिलेंगी अगर आपका जाना हो तो। अब देखो, करवाए नहीं करवाए, कहीं ना कहीं की तो पूरी हो जाएगी, जहाँ पूरी हो जाएगी वहाँ लग जाएंगे, ये भी तो है भाई। एक बार तैयारी कर लो, जब आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, मान के चलो, जब आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है और किसी अदर स्टेट में कोई वैकेंसी निकलती है, तो केवल आपको 1-2 महीने चाहिए उसकी जीके को थोड़ा सा देखने के लिए, क्योंकि राजस्थान की जीके थोड़ी लंबी पड़ती है, उसको 6 से 7 महीने चाहिए। और दूसरे स्टेट की कोई भी जीके पढ़ना चाहोगे तो 2 से ढाई महीने आपको चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं। फिर जैसे कि एमपी में चल रहा है, अब देखो भाई, जैसे एमपी में है, जैसे फर्स्ट पेपर के लिए या फिर झारखंड में फर्स्ट पेपर के लिए मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, कंप्यूटर है, और फिर थोड़ी सी उनकी जीके है ना, और थोड़ी सी इंडिया की जीके है। हाँ, जो भी है। अब सुनो सुनो सुनो, अब मैथ रीजनिंग सभी पढ़ते हैं, कंपटीशन दिया, रीट का एग्जाम दिया, हिंदी सभी ने पढ़ी है, तो और साइंस सभी ने पढ़ी है। 4 टॉपिक तो वैसे ही कॉमन हो जाते हैं, 2 टॉपिक अलग पढ़ते हैं, तो 2 टॉपिक अलग पढ़ते हैं, उनके लिए पढ़ना। मैथ सभी के लिए सेम होती है, एक आध टॉपिक ऊपर नीचे होता है बस, और क्या होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ जी, देखो भाई, आवाज़ नहीं भाई, देखो, ये पूछ रहे हैं आपसे टेन थीटा का ग्राफ। आवाज़ नहीं भाई,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा का ग्राफ। ठीक है भाई। अब देखो, अगर हम यहाँ से चर्चा करें, जैसे ये पूछा गया, तो इसका मान इन्फिनिटी कब हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है जब कॉस थीटा का मान जीरो हो। जब कॉस थीटा यानी ऊपर फाइनाइट हो, नीचे जीरो हो, तो कॉस थीटा बराबर जीरो। हाँ भाई, थीटा का मान जीरो कब होता है? कॉस में पाई बाई टू पर, और थ्री पाई बाई टू पर, फाइव पाई बाई टू पर, माइनस पाई बाई टू पर, यानी पाई बाई टू के विषम गुणज चल रहे हैं, ना कि सम। सम चलेंगे तो कॉस पाई बन जाएगा या कॉस टू पाई बन जाएगा। तो पाई बाई टू के विषम गुणज चल रहे हैं। ठीक है, इन पर जीरो हो जाता है, तो इन पर टेन का मान इन्फिनिटी आता है। इन पर जो है टेन का मान कितना आता है? इन्फिनिटी। जैसे कि ये जीरो है, यहाँ से आपके पास है पाई बाई टू, यहाँ से कितना है बोलो? पाई। ठीक है भाई, ये आएगा आपके पास सपोज दैट कौन सा? थ्री पाई बाई टू। अब देखो, ये आएगा माइनस का पाई बाई टू। ठीक है, अब पाई बाई टू रखो, कॉस माइनस पाई बाई टू पे भी जीरो, वो जीरो, तो ये कॉस साइन माइनस पाई बाई टू पे माइनस का वन, कितना होता है? माइनस का वन। माइनस का वन अपॉन जीरो यानी माइनस इन्फिनिटी। तो आपको पता चल गया कि ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं जीरो रखता हूँ, थीटा का मान जीरो रखो, तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो कितना हो जाता है? जीरो। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पर, ये अनंत पे जाके स्पर्श कर रहा है। अब ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इधर से पाई बाई टू पर भी इन्फिनिटी पे जा रहा था, तो ये प्लस के इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास कर्व। ऐसे अब यहाँ पर बना है, तो अगले के लिए अब ये वाला बन जाएगा, क्योंकि इसका आवर्तकाल कितना होता है? पाई होता है, पाई। देखो, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है माइनस पाई बाई टू से और पाई बाई टू, टोटल पाई है, इनके बीच में भी डिफरेंस कितना आएगा? पाई आएगा। तो ये हमारे पास 10x का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है? 10x का। त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे या फिर फलन पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको 10x का, या फिर फलन हम जैसे इवनिंग वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो उनकी वीडियो जिसमें डाल देंगे, अगर आपको जल्दी देखने की इच्छा हो तो। और जब क्लास में पढ़ो तब देखने की इच्छा हो तो तब तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, लिख लिया ना सभी ने? देखो, अब डालेंगे आप चापकलन। चापकलन, हेडिंग डालेंगे चापकलन। एमपी में पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, उसमें तो भले आपकी एमएससी हो, बीएड भी ना हो, दे रखी है, 5 नंबर मिलते हैं उसके, अगर आपके पास होती है तो। और नहीं होती है तो आप उस एग्जाम पेपर में अच्छा स्कोर ले आओ। बीएड नहीं होती है तो भी आप पात्र होते हो। एम उसकी यूपी की पूछ रहे हो ना आप? एमपी में तो चाहिए बीएड, सीटेट नहीं चाहिए उसमें से। वो एक बार देख लेना एमपी वाला। झारखंड में तो चाहिए नहीं है। केबीएस वाले में चाहिए ना है पीजी, और DSSP में भी पीजीटी चाहिए नहीं है। पीजीटी के लिए नहीं चाहिए होता है कहीं भी। ये सेकेंडरी लेवल और लोअर लेवल वालों के लिए ये सीटेट चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों का व्यवहार पढ़ना होता है ना। पीजीटी वाले थोड़े से सिंसियर बच्चे हो जाते हैं, तो वे खुद मास्टर के व्यवहार में पढ़ लें, तो मास्टर है उनको व्यवहार पढ़ने की कोई ज़रूरत पड़े ना। तो ये चीज़ें होती हैं। चापकलन डालो। या चाप का अवकलज। चाप का अवकलज। चापकलन तो आपका आता है समाकलन के अंतर्गत। आवाज नहीं भाई। चापकलन आएगा आपका समाकलन के अंदर, एक चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 4 समाकलन के अंतर्गत बीएससी के। अब वो समाकलन वाला चैप्टर आप तभी कर सकते हो जब आपको ये बीएससी वाला चैप्टर आता है। ठीक है, अब देखो यहां से हम पढ़ रहे हैं चाप का अवकलज, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ आर्क। डेरिवेटिव ऑफ आर्क।
चाप का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ आर्क। चापकलन पढ़ेंगे हम कहाँ पर, समाकलन में। मैंने आपको बताया था किसी दिन कि भाई हम किसी भी वस्तु का सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी कर्व की लेंथ निकाल सकते हैं अगर हमसे समाकलन आता है तो, ठीक है भाई। कोई भी कर्व दे रखी है, जैसे मार्कर की लेंथ निकाल सकते हो, मार्कर को कैसे भी घुमा दो मुड़ा दो, जैसे सांप देखा होगा आपने स्नेक, तो लहर अगर लहर भी ले जाए तो भी आप उसकी क्या निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो समाकलन का उपयोग करके। और उसकी मोटाई निकाल सकते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो, उसका आयतन निकाल सकते हो। तो किसी भी वस्तु का आप आयतन यानी कि वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, किसी भी वस्तु की लेंथ आसानी से आप समाकलन के द्वारा निकाल सकते हो, ठीक है भाई। लेंथ जो निकाली जाएगी उसे ही हम चापकलन कहते हैं। लेकिन चापकलन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है चाप का अवकलज, जो कि आपकी बीएससी कैलकुलस का चैप्टर है। अब चाप के अवकलज की अगर हम यहाँ से चर्चा करेंगे, ठीक है भाई, चाप के अवकलज की क्या करेंगे आप यहाँ से चर्चा करेंगे। तो देखो, यदि चाप बहुत छोटा हो, अब हम ब्लैक बोर्ड के तल पे दिखाएंगे वो तो बड़ा चाप दिखाएंगे, लेकिन चाप बहुत ही छोटा हो, ना के बराबर लेंथ हो। तो जैसे कि मान के चलिए ये जो चाप है, ये चाप तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब जैसे कि ये मान के चलिए कोई भी कर्व चल रही थी, कर्व मान लो कर्व, ठीक है, ये कोई भी वक्र चल रही है, ये दिखाने को बहुत बड़ी वक्र है, ये ए है और ये कोई भी पॉइंट है, सपोज दैट वी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो एस है। कितनी लेंथ है, एस। अब थोड़ा सा अल्प परिवर्तन किया तो अब हम पहुँच गए बी से यहाँ पर पहुँच गए किसी अन्य पॉइंट पर सी पर, और ये जो लेंथ है वो है आपकी डी एस। कितना परिवर्तन कर दिया, डी एस, ठीक है भाई। अब चूंकि ये जो आर्क चल रही है वो आपकी चल रही है एक्स वाई एक्स पे, यानी समतल में है। ये एक्स एक्सेज हो जाती है और ये कौन सी एक्सेज हो जाती है, वाई एक्सेज हो जाती है, ठीक है भाई। अब अल्प परिवर्तन किया है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी पॉइंट था P, ये कोई भी पॉइंट था P जिसके जो कोऑर्डिनेट थे वो थे x और y। अब ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया Q पर, या इसको P कहा था, चलो V रहने दो, फिर P कहा था इसको, है ना। तो P कहा था और इसको कह दिया हमने Q। Q के x में तो परिवर्तन हो गया dx या डेल x, और y में परिवर्तन हो गया डेल y या dy, मान लो dx और dy, ठीक है भाई। अब ये वाला कोऑर्डिनेट ये यहाँ से यहाँ तक है, तो देखो ये वाली दूरी निकाल के बताओ कितनी होगी। ये वाली दूरी तो बोलो कितनी है, y है, y कोऑर्डिनेट है। यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी कितनी है, बोलो x है, ठीक है। अब ये वाली दूरी बोलो कितनी आएगी, ये वाली दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी बोलो। अब ये वाली दूरी जो हो गई वो हो गई आपके पास, ये वाली जो दूरी चल रही है ना, ये वाली, ये कितनी है, y प्लस डी वाई, ये वाली दूरी है y प्लस डी वाई। अब ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है बोलो, x। ये दूरी जो है वो आपकी कितनी है बोलो, यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है बोलो, x प्लस डी एक्स। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है बोलो, y, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है बोलो, ये कितनी है, y प्लस डी वाई। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी जो दे रखी है, कोई समस्या। अब ये वाली दूरी कितनी बचेगी फिर बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलो कितनी बची, ये और ये वाली तो बची कितनी, डी वाई। भाई टोटल y प्लस डी वाई है, इसमें से y गई, और यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, डी एक्स। अब एक कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। ये आ गई आर्क लेंथ, तो यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, डी एस स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। यानी इस चाप को हम एक सीधी रेखा मान सकते हैं। यदि चाप बहुत ही छोटा हो तो चाप को क्या मान सकते हो आप, एक सीधी रेखा। तो एक कर्ण की तरह काम करेगा, और कर्ण की तरह काम करेगा तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, बोलिए आपका डी एस स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले तो डायग्राम बना लो साइड में, फिर मैं इसको लिखा देता हूँ।
केस में कुछ भी मान लो, dx dy मान लो, तो अपने ऊपर परिवर्तन है। ये त्रिभुज वाला डेल एक्स भी मान सकते हो। जब डेल एक्स डेल वाई टेंस टू जीरो पे जाता ना, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई कन्वर्ट टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स कन्वर्ट टू डी वाई बाई डी एक्स। जैसे डेल एक्स टेंस टू जीरो है, डेल वाई टेंस टू जीरो, अल्पी परिवर्तन होता है वो। लिखो पहले तो इसमें टोटल वक्र की लंबाई एस थी, थोड़ा सा परिवर्तन और कर दिया वक्र में, तो एस प्लस डी एस हो गई। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई, तो अल्प परिवर्तन हुआ डी एक्स, अल्प परिवर्तन हुआ डी वाई। चूंकि चाप बहुत छोटा है तो इस केस में हमारे पास लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि चाप की लेंथ को हम सरल रेखा की लेंथ के बराबर मान सकते हैं। तो चाप को हम सरल रेखा के बराबर मान सकते हैं कब? जब चाप आपका बहुत छोटा हो, तो उस केस में डी एस स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई स्क्वायर, डी एस स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई स्क्वायर। शायद आपने लिख लिया होगा। बड़े भैया की तो अलग से भले आप छोटा सा डायग्राम ये सपोज कीजिए डी एस है, ये डी एक्स है और ये डी वाई, तो लिख लीजिए। लिखेंगे इसमें, यदि चाप पी क्यू क्या है बोलो, बहुत छोटा है, तब चाप पी क्यू को, आर्क पी क्यू को क्या मान सकते हो आप? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। स्ट्रेट लाइन आप मान सकते हैं। अब आपने इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया, तो देयरफॉर अजी डी एस का स्क्वायर बराबर डी एस स्क्वायर बराबर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के डी वाई का होल स्क्वायर। सूत्र नंबर फर्स्ट, यानी फॉर्मूला नंबर फर्स्ट याद हो गया होगा सभी को, याद होना चाहिए सभी को। हाजी डी एस स्क्वायर, एस यानी कि लेंथ है, एस लेंथ है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई स्क्वायर, डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई स्क्वायर, डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई स्क्वायर। साथ के साथ याद किया करो, ठीक है भाई। शायद आप याद करना जानते हैं, तो इस कारण आपने क्या कर लिया, इसको याद कर लिया। आज ये लिख लिया ना। बढ़िया आगे देखिए भाई, हाँ जी डी एस ओवर डी एक्स निकालो। अब मुझे किसका डिवाइड करना पड़ेगा? dx का। अब ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ dx का होल स्क्वायर है, तो dx होल स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूँ, तो ये ds ओवर dx का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये बनेगा 1 प्लस डी वाई ओवर dx का होल स्क्वायर। फिर इसका ले लेता हूँ वर्गमूल। जैसे वर्गमूल लोगे तो यहाँ से ये तो बन गया अब आपका 1, और dy के नीचे कौन आ चुका है? dx, और इसका क्या बन गया? होल स्क्वायर। तो सीधा याद हो गया ना अब आपको, केवल ये याद करना था, इससे ये बन जाएगा। ये आपको याद करना था, अब इससे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो हमें किसका भाग देना पड़ेगा? डी एक्स स्क्वायर का।
और dx² का भाग देकर आप क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। क्या निकाल दोगे, वर्गमूल, या क्या निकाल दोगे, अंडर रूट। ठीक है भाई, अंडर रूट का भी निकाला होगा आपने। अजी नेक्स्ट फॉर्मूला, ds/dy निकालना होता तो अब किसका भाग देना पड़ता, बोलो, dy के होल स्क्वायर का, dy के होल स्क्वायर का। जब dy के होल स्क्वायर का देते तो ये बन जाता अब हमारे पास 1 + dx के नीचे कौन आ जाता, अब आपका dy हो जाता, dy का होल स्क्वायर। यहाँ तक बोलो किसी को आपत्ति नहीं है। तो सबसे पहले तो ds² बराबर dx² प्लस के dy²। फिर सेकंड केस में ds/dx इक्वल टू √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट केस में ds/dy इक्वल टू 1 + dx/dy का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपने किए, क्योंकि इन फॉर्मूलों को करना आप जानते हो, इनमें कोई आपत्ति है नहीं। ठीक है भाई, अभी तक हमने कहा चाप की लेंथ को हमने बहुत छोटा माना था, तो ds को हमने एक सरल रेखा के बराबर मान लिया, और ds² बराबर आता है dx² प्लस के dy²। अब पहुंचते हैं थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ध्रुवीय निर्देशांकों में, ध्रुवीय निर्देशांकों में। ठीक है भाई, ध्रुवीय निर्देशांक में और कार्तीय निर्देशांक में अंतर क्या होता है। ध्रुवीय निर्देशांक तो हमारे पास सीधी ऑरिजिन से डिस्टेंस और कितने कोण से घुमा है वो चीजें बताता है, और जबकि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XY तल में उस पॉइंट की पोजीशन को निरूपित करता है कि पॉइंट कहाँ पर है। और जो पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि कर्व पर जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट की पोजीशन को, कर्व पे पॉइंट कहाँ पर चल रहा है, ठीक है, और कितनी डिग्री से घुमा हुआ है और कितनी लेंथ, मतलब ऑरिजिन से कितनी दूरी पर है। तो देखिए एक आता है हमारे पास ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी, चर्चाएं बाद में करेंगे। अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैसे कि वही कर्व चल रही थी हमारे, ठीक है, ये कोई भी कर्व थी, ठीक है, ये कोई भी कर्व है, कोई भी ले सकते हो कहीं भी। ये कर्व का नाम दे दिया मैंने, सपोज दैट, जो भी आप देना चाहो वो दे दीजिए, या कर्व का नाम दे दिया AB, AB दे दो, चलो AB। इसकी लेंथ कितनी बताई थी मैंने अभी, ds s बताई थी, s थी, थोड़ा सा अल्प परिवर्तन किया था तो ds बनाया था। AB है, इसकी लेंथ है s। अब देखो इस कर्व पर कोई भी पॉइंट लो, अब हमने वो पॉइंट लिया था एक तो अक्षों के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, अक्षों के सापेक्ष। अब मैं अक्षों के सापेक्ष लेना नहीं चाहता, ये तो x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। जब तो ये बता दिया कि x अक्ष से इतनी दूरी पर है और y से इतनी दूरी पर है। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर P। अब मैंने बताया इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, सपोज दैट इस पॉइंट P की मूल बिंदु से दूरी है ये वाली, कितनी है बोलो, r। इसकी जो ऑरिजिन से दूरी है ना मूल बिंदु से, मूल बिंदु से जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा जाता है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, तो उसकी मूल बिंदु से पहले लिखी जाती है दूरी, ऑरिजिन से कितनी दूरी है, r है। फिर ये जो इस रेखा को कहते हैं ध्रुवांतर रेखा, पोलर लाइन। OP जो है वो कौन सी लाइन है बोलो, पोलर लाइन है। ये AB कोई भी वक्र है जिस पर कोई भी पॉइंट है P, ठीक है। अब इसकी जो OC जो दूरी है वो कितनी है बोलो, r, कितनी है बोलो, r। अब ये जो ध्रुवांतर रेखा है x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा। और इसी को कहेंगे हम कौन सा कोण, ध्रुवांतर कोण, पोलर एंगल। तो जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे P के, तो वो क्या लिखे जाते हैं, r और थीटा। r का मतलब होगा उस वक्र पर जो पॉइंट P है वो ऑरिजिन से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, और कितना कोण बना रही है वो रेखा, थीटा कोण बना रही है, किसके साथ में, x अक्ष के साथ में। पता चल गया पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हो या कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो वैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए जैसे कि मान के चलिए, हाँ जी,
यहाँ से मैं इस पे लंब डाल दूं, ठीक है, और यहाँ से ये वाला है, ये वाली दूरी बोलो कितनी है, x, ये वाली दूरी कितनी है x, ये वाली दूरी बोलो कितनी है y, ठीक है भाई। ये थीटा है और ये कितने डिग्री का एंगल है बोलो, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल है तो बोलो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब कितना है बोलो y, और कर्ण कितना है r, तो y बराबर कितना आ गया बोलो r साइन थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में y का मान कितना होता है बोलो r साइन थीटा। ऐसे cos थीटा का मान बोलो कितना आता है, cos थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार बटे कर्ण, आधार कितना है x, कर्ण कितना है r, तो x अपॉन r, तो x बराबर कितना आ जाता है बोलो r cos थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में यही तो बताया था, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और दोनों का भाग दे दो, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स बराबर कितना आता है बोलो आर कॉस थीटा, और वाई बराबर कितना आता है बोलो आर साइन थीटा। पहला काम तो ये है, ठीक है। तथा डी एक्स बराबर आता है डी आर, और डी वाई बराबर होता है आर डी थीटा। डी एक्स का मान आता है डी आर, और डी वाई का मान कितना होता है आर डी थीटा, और डी एक्स डी वाई का मान होता है आर डी थीटा डी आर, आर डी थीटा डी आर। एक तो ऐसा है कि मैं इसको थोड़ा सा बताऊं, एक ऐसा है कि डायरेक्ट ही आप याद कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो इसको याद करो, बता भी देता हूं, दोनों काम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। याद करो x बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, और डी एक्स बराबर डी आर, और डी वाई बराबर आर डी थीटा, यानी डी एक्स डी वाई बराबर आर डी थीटा डी आर। यानी कि इतना पता है कि डी एक्स डी वाई को अगर कन्वर्ट करेंगे तो डी आर और डी थीटा में होगा, बस एक आर एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या एक्स्ट्रा आता है आर, लेकिन किसके साथ में जा रहा है वाई के साथ में, याद करना और आसान हो जाता है। तो डी एक्स डी वाई को अगर हम आर और थीटा के पदों में कन्वर्ट करते हैं तो डी एक्स बराबर तो आ जाएगा डी आर, और डी वाई बराबर आ जाता है हमारे पास कितना आर डी थीटा। कितना हो जाता है आर डी थीटा, क्या हो जाता है आर डी थीटा, ठीक है भाई, आर डी थीटा हो जाता है। अब देखो ये कैसे निकल के आता है बताऊं उसको, थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो थोड़ा सा जब आप सीखने की इच्छा है तो सिखा देते हैं, नहीं होती तो नहीं सिखाते, क्योंकि हमें उतना ही सिखाना था जितना एग्जाम पेपर में काम आएगा, ठीक है भाई। अभी हमने जैसे एक आर्क पर कोई भी पॉइंट लिया था क्या P, और एक लिया था सपोज कीजिए Q। जैसे कि ये हमारे पास P है और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है बोलो Q, ठीक है, ये P है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया बोलिए आपके पास Q, ठीक है, ये हो गया Q। Q के निर्देशांक हो गए। अब R में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, ये दूरी तो कितनी थी R, अब लेकिन R में परिवर्तन हो गया तो R प्लस डी आर हो गई, ठीक है भाई, R में परिवर्तन हो गया। पहले कोण कितना था यहाँ तक थीटा, अब थीटा में भी परिवर्तन हो गया तो थीटा में भी कुछ कोण और जुड़ गया, थीटा प्लस डी थीटा। P के निर्देशांक थे पहले कितने थे R, और कितना कोण बन रहा था थीटा। अब Q के निर्देशांक कितने हो गए R प्लस डी आर, और इसके निर्देशांक हो गए थीटा प्लस डी थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इसको क्या कर देते हो आप, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हो, और आगे बढ़ा देते हो तो यहाँ से हम जब आगे बढ़ा के करते हैं ना इसको, तो डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकाली जाती है। इसके कोऑर्डिनेट थे हमारे पास, पहले जो कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई, अगले के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे डी एक्स, मतलब एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई। तो ये जो परिवर्तन आएगा ये टोटल तो है आर प्लस डी आर, और ये कितना है आर, तो ये वाला परिवर्तन कितना बचा डी आर, कितना बचा डी आर। और ऐसे ही ये वाला जो परिवर्तन है वो हमारा थीटा, ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये वाला परिवर्तन जो है वो कितना बचेगा बोलो डी थीटा,
कितना बचेगा, डी थीटा। अब ये डी थीटा बचता है तो कोण बराबर कितना होता है बोलो, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो मुझे ये वाली निकालनी है, ये चाप चाहिए, ये वाला चाप निकालो। तो चाप कैसे निकलेगा, कोण कितना है बोलो, डी थीटा। अब ये वाला चाप है तो इसकी त्रिज्या कितनी है बोलो, आर। तो ये कितना होगा, चाप बराबर कितना हो गया, चाप यानी कि आर, तो चाप बराबर कितना हो जाता है बोलो, आर डी थीटा, आर डी थीटा। यानी कि ये बाई अक्ष चलेगी, ये चाप चल रहा है वो क्या चलेगी, बाई अक्ष। तो इसका मान जो आता है वो हमारे पास कितना आता है, आर डी थीटा। और ये जो चलती है इधर की साइड में वो एक्स अक्ष के अनुदेश आता है, तो एक्स अक्ष के अनुदेश से कितना बच रहा है, डी आर। कितना बच रहा है, डी आर। तो डी एक्स का मान तो आता है डी आर, डी एक्स का मान तो कितना आता है, डी आर। और इसका मान कितना आता है हमारे पास, आर डी थीटा। यानी ये वाली तो बाई अक्ष के अनुदेश आएगा, तो इसका मान तो आता है, चाप का मान तो आ गया कितना, आर डी थीटा। और ये डी एक्स के अनुदेश आता है, तो डी एक्स का मान कितना आ जाता है हमारे पास, डी आर। तो डी आर और आर डी थीटा, तो याद करो या मत करो, तो आपको तो सीधा घूमने वाली लाइन चाहिए, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, इतना कोण इतना कोण। तो आप सीधा याद करेंगे, डी एक्स का मान होता है डी आर, और डी वाई का मान कितना होता है, आर डी थीटा। डी एक्स का मान डी आर और डी वाई का मान कितना होता है, आर डी थीटा। डी एक्स का मान डी आर और डी वाई का मान कितना होता है, आर डी थीटा। अब शेष फॉर्मूले हम यहाँ से बना सकते हैं। हाँ जी, 4 हो गए थे। डी एस स्क्वायर बराबर ये दे ही रखा है, तो 5वां बना लेंगे पहले से, 5वां फॉर्मूला। हाँ जी, डी एस स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर बराबर, डी एस स्क्वायर बराबर कितना था बोलना, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर, यही तो था पहला फॉर्मूला। अब यहाँ से मान रख दो भाई, डी एस स्क्वायर बराबर, हाँ जी, डी एक्स का मान कितना है, डी आर, तो ये हो जाएगा डी आर का स्क्वायर, और इसका मान कितना है, आर डी थीटा। तो हमें केवल एक फॉर्मूला याद रखना था पहला वाला, उससे ही ये वाला बन गया। डी एस ओवर डी एक्स निकालना था, तो फिर उस हिसाब से कन्वर्ट कर देते। अब देखो यहाँ से अगर मैं छठवां फॉर्मूला बनाऊं, डी एस में मैं अगर डी आर का भाग दूं, तो मुझे किसका भाग देना पड़ेगा, डी आर स्क्वायर का। फिर ये चला जाएगा और इसका लेना पड़ेगा अंडर रूट, तो कितना बचा, अंडर रूट, ये तो बचा 1, ये आर, और डी थीटा में किसका भाग जा चुका है, डी आर का, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। सॉरी, होल स्क्वायर क्यों आएगा, यही आएगा। ठीक है भाई, अगर मैं फॉर्मूला बनाता अब कौन सा, नहीं हम आर का नहीं अपितु डी थीटा का डिवाइड करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो डी थीटा का डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर बच जाएगा, या डी आर ओवर डी थीटा, तो कितना आएगा बोलो, आर स्क्वायर प्लस, रटने थोड़ी ना पड़ रहे फॉर्मूले, डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। अगर माइंड से निकल भी जाए तो कम से कम याद हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। जहाँ जहाँ याद करना होगा वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई बराबर आर डी थीटा डी आर, और डी एक्स बराबर डी आर और डी वाई बराबर आर डी थीटा। डी एस स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे डी आर, और डी वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे आप आर डी थीटा। अब अगर मुझे डी एस ओवर डी आर निकालना है तो डी आर का डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, और डी एस ओवर डी थीटा निकालना है तो
जी लिख लिया। अजी 8 हो गए, 7 हो गए, ये तो पता ही होगा। आवाज नहीं भाई, चर्चाएं नहीं करेंगे, जब चर्चा का समय आएगा जब चर्चाएं भी करेंगे। बढ़ जाए आगे, समाकलन में पढ़ाऊंगा अभी तो इसको और काफी अच्छे से। इस बार आकलन मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चंस का, कैलकुलस से और बीएससी से, मतलब बीएससी वाली कैलकुलस और समाकलन से 10 क्वेश्चन मान के चलना इस बार। 100% मान के चलना, 99 नहीं 100%। 10 में 12 हो सकते हैं, 9 नहीं होंगे। फर्स्ट ग्रेड में भी अच्छा आएगा रेशियो, क्योंकि इस बार कम है इसमें से क्वेश्चन, 7-8 ही क्वेश्चन है, यानी 6-7 क्वेश्चन है टोटली दोनों से मिलाकर। 2 अनंत स्पर्शी के, एक हमारे पास आयलर वाला था, वहाँ से तीन क्वेश्चन तो यहाँ से थे कैलकुलस से, और एक और क्वेश्चन था, 1-2 समाकलन से थे, एक था पोलर कोऑर्डिनेट से और एक और था। 3-4 क्वेश्चन थे, 4-5। तो इस बार बढ़ने के पूरे पूरे चांसेज हैं। जिनसे बढ़ चुके हैं पिछली बार उनसे कम होंगे, यहाँ से पूरे पूरे बढ़ेंगे। अलजेब्रा से जैसे 10 आए हैं, आएंगे तो सही, 4 या 5 आएंगे। कैसा देखो भाई, कितने हो गए, 7 हो गए, 8वां फॉर्मूला। हाँ जी, अब सुनिए भाई, एस के पास तो एक्स और वाई है, और एक्स और वाई के पास टी होता। एक्स और वाई किसके फलन होते, टी के। यदि एक्स व वाई चर टी के फलन है, कौन सा वेरिएबल दे रखा है, टी फलन है, तब अगर हमसे ds ओवर dt पूछा जाता तो हमें ds स्क्वायर तो पता ही है, ds स्क्वायर बराबर कितना होता है, dx स्क्वायर प्लस के dy स्क्वायर। तो किसका डिवाइड कर देंगे हम, dt स्क्वायर का, और dt स्क्वायर का डिवाइड करेंगे आप, और फिर उसके बाद उसका वर्गमूल ले लेंगे, तो कितना बचेगा बोलो, dx अपॉन dt। भाई ds स्क्वायर बराबर dx स्क्वायर था ना, और ये कितना था, dy स्क्वायर। दोनों में किसका भाग दे दिया, dt स्क्वायर का, और ले लिया वर्गमूल। तो किसका मान आ गया, ds ओवर dt का। पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना, यदि पोलर कोऑर्डिनेट्स में पूछता, यदि अब हमारे r व थीटा किसके फलन है बोलो, चर t के फलन है, तब ds ओवर dt निकालना। अब r और थीटा चर t के फलन है, तो ds ओवर dt की वैल्यू, हाँ जी, ds स्क्वायर बराबर कितना था, dr स्क्वायर प्लस r डी थीटा का होल स्क्वायर। अब किसका भाग देना है, dt स्क्वायर का, तो ये आएगा अंडर रूट dr स्क्वायर, तो कितना आएगा बोलो, dr ओवर dt का होल स्क्वायर। फिर था हमारे पास कितना, r डी थीटा का होल स्क्वायर, तो डी थीटा में किसका भाग चला गया, dt का होल स्क्वायर। बात समझ में आई ना, हमने एक ही फॉर्मूला याद रखा, dx स्क्वायर बराबर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, और दूसरा याद रखा कि dx बराबर dr होता है और dy बराबर r डी थीटा होता है, बस। और उसमें अब जिसकी फॉर्म में पूछा उसी की फॉर्म में बनाकर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। हमें ये याद था ds स्क्वायर बराबर dr स्क्वायर प्लस r डी थीटा का स्क्वायर। अब नीचे dt से डिवाइड कर दिया, dt स्क्वायर से, तो ds ओवर dt का माना जाता है। और ds स्क्वायर बराबर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पूछे तो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, तो dt स्क्वायर से फिर से डिवाइड कर दिया, तो ds ओवर dt का मान आ गया। तो इस प्रकार आप किसी की भी वैल्यू आसान तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है भाई, किसी की भी वैल्यू आसान तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। किसी की भी वैल्यू आसान तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है भाई, फॉर्मूले लगभग याद हुए होंगे।
मैं सोच रहा हूँ कि सभी और जो 4-5 फॉर्मूला उनको भी एक ही साथ लिखा दूँ, फिर उनको अलग लिखाना पड़ेगा, फिर याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। ठीक है भाई, ये तो अभी हमने सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स में x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, dx बराबर डी आर और dy बराबर आर डी थीटा, डी एस स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई स्क्वायर और डी एस स्क्वायर बराबर डी आर स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का होल स्क्वायर, ये याद रखना है। डी टी से डिवाइड कर दिया तो डी एस ओवर डी टी, डी टी से डिवाइड कर दिया तो डी एस ओवर डी टी, पोलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डी एस में डी एक्स का डिवाइड कर दिया तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, डी एस में डी वाई का डिवाइड कर दिया तो पोलर ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, डी एस में डी आर का डिवाइड कर दो, डी एस में डी थीटा का डिवाइड कर दो तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास आ जाता है मान निकल कर। हाँ जी, अभी तक मैंने जो चर्चाएं की, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा एक्स अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण तो है, लेकिन कहते क्या है इसको, ध्रुवांतर कोण। और सिलेबस में आपके में दे रखा है ध्रुवांतर कोण और स्पर्श रेखीय कोण के मध्य कोण जो निकाला जाता है उसको निकालना। तो इस बार 100% एक क्वेश्चन, 99 भी नहीं कहता मैं, 100%, क्योंकि पिछली बार नहीं आया है, पिछली बार नहीं आया, इस बार 100% इस टॉपिक से आप एक क्वेश्चन ले लेना, 100%। ठीक है, ये जो फाई का मान पूछेगा इस बार, किसका मान पूछेगा, फाई का मान, थीटा का, साई का, और एक होता है फाई का। थीटा तो पता चल ही चुका है, थीटा क्या बीमारी है, थीटा है ओपी के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण। ओपी क्या रेखा होती है, ध्रुवांतर रेखा। ओपी होती है आपकी कौन सी रेखा, ध्रुवांतर रेखा। ठीक है भाई, 9 हो गए, 9 के बाद लिखेंगे 10वां, ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण। ठीक है भाई, अब हेडिंग डालेंगे ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण, फिर इसके बाद क्वेश्चन ही बचेंगे और कुछ नहीं बचता। एंगल बिटवीन पोलर लाइन एंड टेंजेंट लाइन। ठीक है भाई, अब देखो थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं आपको क्या और कैसे निकलता है। देखो सबसे पहले तो हमें चाहिए एक वक्र, क्या चाहिए, वक्र, वक्र पर एक बिंदु चाहिए। ठीक है भाई, वक्र पर चाहिए एक बिंदु, उस वक्र पे चाहिए स्पर्श रेखा, उस वक्र पर कौन सी रेखा चाहिए, स्पर्श रेखा चाहिए, और स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी उसे स्पर्श रेखीय कोण कह देंगे। अब स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम फाई कहते हैं। तो इनके बीच में कोण निकाला जाता है, उसका नाम तो कुछ होता नहीं, बट उस कोण को कहा जाता है कौन सा कोण, फाई। तो फाई का मान एग्जामिनर ज्यादातर पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप बनाएंगे, ये कौन सी अक्ष और ये कौन सी अक्ष, बाई अक्ष। यहां तक किसी कोई आपत्ति। अब सबसे पहले आप बनाएंगे समझदारी वाली वक्र, यानी कोई भी कर्व बनाएंगे घूमती हुई। कर्व तो कैसी भी हो सकती है, सीधी रेखा भी हो सकती है, घूमती हुई भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो आप तो जितना ज़्यादा उसे घुमाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये हमने बना ली एक रेखा। ठीक है, सॉरी रेखा क्या, वक्र। वक्र का नाम दे दिया आपने क्या, ए बी। क्या दे दिया, ए बी। ठीक है भाई, अब हमने ये मूल बिंदु है आपका ओ, 0 और 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने मिला दिया ओ को। अब हमने एक पॉइंट लिया इस पर कोई भी, इस पॉइंट का नाम है पी, इस पॉइंट का क्या नाम है, पी। अब मूल बिंदु से इसकी दूरी बोलो कितनी है, आर। तो ये रेखा कौन सी हो गई, ध्रुवांतर रेखा। कौन सी रेखा हो गई, ध्रुवांतर। यहां तक तो किसी कोई आपत्ति है ही नहीं, पहले भी नहीं थी तो अब कहां से होगी। ठीक है, अब इस ध्रुवांतर रेखा के द्वारा जो कोण बनाया गया थीटा, इसे कहेंगे ध्रुवांतर कोण। कौन सा कोण, ध्रुवांतर कोण। अब ध्रुवांतर रेखा आ गई और ध्रुवांतर कोण आ गया। अब खींचेंगे इस पर स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा। अब पी पर एक टेंजेंट लाइन खींच दो, टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा जो इसको स्पर्श करती हुई जाएगी। अब देखो इस पर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो आपने खींच दी। अब इस पर कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा। ये कौन सी रेखा है बोलो,
स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन, यानी कि टेंजेंट लाइन। ठीक है भाई, अब स्पर्श रेखा खींच दी। अब इस स्पर्श रेखा ने एक्स अक्ष को काटा है भाई, काटेगी तो सही। कहाँ पे काटा है? सपोज कीजिए इस पॉइंट पे काटा है, टी पर। ठीक है, अब ये स्पर्श रेखा एक कोण बना रही है यहाँ पर। क्या बना रही है? कोण, जिसको कहा जाता है स्पर्श रेखीय कोण, साई। कौन सा कोण कहा जाएगा? साई। स्पर्श रेखीय कोण यानी कि साई। ठीक है भाई, इसको कहा जाता है स्पर्श रेखीय कोण यानी कि साई। ठीक है, ये थीटा है। अब देखो ये वाली ओपी ध्रुवांतर रेखा, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने थे? पी के कोऑर्डिनेट आर और थीटा। मूल बिंदु से दूरी आर और एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण थीटा। ये खींच दी मैंने स्पर्श रेखा पीटी, और पीटी जो है एक्स अक्ष के साथ साई कोण बना रही है, इसको कह रहे हैं स्पर्श रेखीय कोण। ठीक है, अब ये हो गई ध्रुवांतर रेखा और ये हो गई स्पर्श रेखा। ये ध्रुवांतर रेखा और एक स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है यहाँ पर, जिसको कहा जाता है कौन सा कोण? फाई। और यही इसी पे क्वेश्चन आएगा, फाई पर। फाई का मान पूछता है एग्जामिनर के, फाई का मान क्या आएगा? ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितना निकलेगा? ठीक है भाई, तो फाई पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर केस में। अब मुझे बताओ, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये थीटा है प्लस फाई है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 90 माइनस थीटा प्लस फाई। हाँ, तो इसका मान कितना आएगा बोलो? ये आएगा हमारे पास थीटा प्लस फाई भाई, ये कौन हो गया ना। ठीक है, अभी तो मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा इसी चित्र को। अभी तो मैंने आधा किया है इसको, अभी आधा किया है, तो इसमें मतलब इस चित्र में ही पूरा खेल है इसका, और पूरे जितने भी फॉर्मूले हैं वो इसी से याद हो जाएंगे हमें। ठीक है भाई, तो यहाँ से अब आप लिखेंगे सबसे पहले वक्र पर पी आर थीटा कोई भी कोण है, वक्र वक्र पर पी आर थीटा कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, तब हाँ जी, ओपी कैसी रेखा है बोलो? ओपी तो आपकी कौन सी रेखा बोलो? ध्रुवांतर, यानी कि पोलर लाइन, पोलर लाइन। यहां से थीटा क्या है बोलो? ध्रुवांतर कोण, ध्रुवांतर कोण यानी कि पोलर एंगल, यानी एक्स अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण, ओपी द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण। बनाया हुआ कोण, कोई समस्या? पीटी क्या है यहां पर? पीटी, पीटी स्पर्श रेखा है। कहां पे स्पर्श रेखा है? पी पर। पीटी पी पर स्पर्श रेखा है। पी पर क्या है बोलो? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा भी पता चल गई। पी पर स्पर्श रेखा क्या है बोलो? पीटी है। साई क्या है? स्पर्श रेखीय कोण यानी टेंजेंशियल एंगल, स्पर्शी कोण कह सकते हो, या टेंजेंशियल एंगल। टेंजेंशियल एंगल को क्या कहोगे आप? यानी एक्स अक्ष के साथ स्पर्श रेखा द्वारा बना हुआ कोण। पीटी द्वारा बनाया हुआ कोण। ठीक है भाई,
कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पी आर थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हो तो पी आर थीटा, आर ऑरिजिन से डिस्टेंस होती है और थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ कोण होता है, जिसको हम ध्रुवांतर कोण या पोलर एंगल कहते हैं, और ओपी को ध्रुवांतर रेखा या फिर पोलर लाइन कहते हैं। अब पी पर हमने टेंजेंट लाइन खींची, क्योंकि टेंजेंट लाइन खींचना हम जानते हैं। जैसे टेंजेंट लाइन आपने खींची तो इसने एक्स अक्ष के साथ एक कोण बनाया, जिसे कौन सा कहते हो, साई। क्या कहते हो, साई, जिसे टेंजेंशियल एंगल कहा जाता है। अब ओपी और पीटी के मध्य जो कोण है उसे कहते हैं हम कौन सा, फाई। ठीक है, फाई क्या है, फाई। तो क्या लिखा हमने, ओपी व पीटी के मध्य ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य क्या है, बोलो, कोण है। ठीक है भाई, इन दोनों के मध्य क्या, बोलो, कोण है। सबसे पहले तो इसको लिख लो, दिखाई दे रहा है ना सभी को थोड़ा बड़ा करें। इनके मध्य क्या, बोलो, कोण है। मंडे से आपकी क्लास सुबह 7:30 बजे से कर देते हैं, 7:30 से। जल्दी जगना सीखेंगे तो जल्दी सफलताएं मिलेंगी। नहीं, सोना भी जरूरी है, मैंने ये तो नहीं कहा, थोड़ा सा ही तो टाइम बढ़ाया। हाँ, मतलब 9:30 9:45 जो चलता है वो, फिर उसके बाद शेष क्लास 11:30 पे छूट जाया करेगी, है ना। तो 11:30 तक छूट जाया करेंगे, लंबा नहीं, वैसे लंबा नहीं, पीछे से ऊपर से कम, थोड़ा सा टाइम कम कर देंगे ना, क्योंकि अब तो गर्मियाँ भी हैं, फिर गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा जल्दी की करें तो 7 बजे कर देंगे। 7 बजे कर दें। 7:30 ठीक है। मंडे से बट, है ना। क्या हुआ, साढ़े 11 11:15 तक लास्ट, मेरी चलेगी 9:45 तक। 15 मिनट का रेस्ट, फिर 10 से 11:15 11:30 लास्ट। बस अभी कर रहे हैं। अब देखो, आवाज नहीं भाई, फाई हो गया। अब फाई हो गया तो देखिए फॉर्मूला नंबर, ये हमारे पास 9वां पॉइंट चल रहा था, 10वां है ना। तो 10वां पॉइंट है ना, तो 10वें पॉइंट में हम पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल लेंगे, जहां फाई का मान निम्न सूत्र से दिया जाता है, जहां फाई का मान निम्न सूत्र से दिया जाता है। दिया जाता है अजी, tan फाई बराबर आर डी थीटा ओवर डी आर। याद करो साथ के साथ, tan फाई बराबर आर डी थीटा ओवर डी आर, tan फाई बराबर आर डी थीटा ओवर डी आर। फाई का मान इस फॉर्मूले से निकलेगा, tan फाई बराबर आर डी थीटा ओवर डी आर, tan फाई बराबर आर डी थीटा ओवर डी आर। जब फाई का मान आप निम्न फॉर्मूले से निकालेंगे, tan फाई बराबर आर डी थीटा ओवर डी आर, tan फाई बराबर आर डी थीटा ओवर डी आर। 11वां फॉर्मूला, 11वें में मैंने अभी आपको बताया साई बराबर कितना आया था, बोलो। अगर साई का मान पूछे एग्जामिनर, थीटा का तो देगा ही देगा, पर देखो थीटा का देगा आर के पदों में, थीटा का एग्जाम
एग्जामिनर थीटा का मान देता है आर के पदों में, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके किसका मान निकाल लेंगे, फाई का। और फाई का मान निकाल लेते हो तो फिर हमारे पास आ जाता है साई बराबर, साई बराबर कितना होता है बोलो, थीटा प्लस फाई। थीटा पता है, फाई निकाल चुके हो, तो किसका मान आ जाएगा, साई का मान आ जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों पर इस बार 100% क्वेश्चन आएगा, 99 नहीं अपितु 100%। ठीक है भाई, 1% भी कम के चांसेस नहीं है, पूरे पूरे चांसेस है इन दोनों फॉर्मूले पे से क्वेश्चन या तो साई का मान निकलवा सकता है एग्जामिनर, या फिर किसका मान निकलवाएगा, फाई का मान। और फाई का मान किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, टेन फाई बराबर आर डी थीटा ओवर डी आर, टेन फाई बराबर आर डी थीटा ओवर डी आर, और साई बराबर थीटा प्लस फाई। डी एस स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई स्क्वायर, डी एक्स बराबर डी आर और डी वाई बराबर आर डी थीटा। तो डी एस स्क्वायर बराबर डी आर स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो डी एस ओवर डी एक्स निकाल सकते हो, डी एस ओवर डी वाई निकाल सकते हो, डी एस ओवर डी टी निकाल सकते हो, डी एस ओवर डी आर निकाल सकते हो, डी एस ओवर डी थीटा निकाल सकते हो, और डी एस ओवर डी टी आर और थीटा के पदों में भी आप निकाल सकते हो। फिर मैंने आपको बताया ओपी ध्रुवांतर रेखा होती है, थीटा ध्रुवांतर कोण होता है, पीटी स्पर्श रेखा होती है, साई स्पर्श रेखीय कोण होता है। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं फाई, और फाई का मान निकाला जाता है टेन फाई बराबर आर डी थीटा ओवर डी आर सूत्र से, जहां साई स्पर्श रेखीय कोण है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, साई बराबर थीटा प्लस फाई, साई बराबर थीटा प्लस फाई। आज के लिए हम कराएंगे केवल आपको सूत्र, और कल कराएंगे इन सूत्रों पर क्वेश्चंस। ठीक है भाई, आज के लिए क्लास को यहीं विराम देते हैं, 10-15 मिनट का अब आप रेस्ट कर लीजिए, और मंडे से 7:30 का ध्यान रखना है ना, मैं भूल भी जाऊं तो आप 7:30 बजे आ जाना है ना, मतलब कहना भूल जाएं